जय महाकाल गाइस। मेंस के एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा रामबाण इलाज होता है या फिर बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना, जिससे हमारा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो इसी सीरीज़ को हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा सकें, जो मॉडल पेपर हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। तो घटना चक्र की इस सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के लिए मॉडल पेपर, जिसमें आज हमारा पार्ट 2 है और प्रश्न पत्र सेकंड का खंड ए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि इससे पहले यदि आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉकेट वीटो का अर्थ क्या होता है? तो पॉकेट वीटो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति प्रदान न करने और उसे पुनर्विचार हेतु पुनः संसद को वापस करके राष्ट्रपति द्वारा उसे असीमित समय तक लटका कर रखा जाने की व्यवस्था पॉकेट वीटो कहलाती है, जिसको जेवी निषेधाधिकार भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति यह निषेधाधिकार हासिल कर सकता मतलब किया है। देखो, 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। कोई भी विधेयक आता है तो वो उसे वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर मना कर सकता है कि ये नहीं होगा, तो वापस कर दिया उनने, पुनर्विचार के लिए भेज दिया कि इसको विचार करो फिर हम करेंगे। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो, कि हम अपने पास ही रख लेंगे, पॉकेट वीटो के हम पास ही नहीं करेंगे और जेब में रखा रहेगा। तो पॉकेट वीटो क्या है? जेबी वीटो है। यह निषेधाधिकार है और यह विधेयक को स्वीकार प्रदान नहीं करता और उसे वापस भी नहीं करता और अनिश्चित समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। ये शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। बाइकियरलिज्म किसे कहा जाता है? तो बाइकियरलिज्म कहा जाता है द्विसदनात्मक विधायिका, जैसे कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा की जो संसदात्मक प्रणाली होती है उसको कहा जाता है बाइकियरलिज्म। बाइकियरलिज्म क्या होती है? तो द्विसदनात्मक विधायिका होती है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संसदात्मक प्रणाली होती है उसको कहा जाता है, और ये बाइकियरलिज्म इसको कहा जाता है। डॉग हिस्सल पॉलिटिक्स से क्या आशय है? तो डॉग हिस्सल पॉलिटिक्स से आशय है सन 1997 में ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित यह राजनीतिक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत कोई राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान सांकेतिक रूप से ऐसा संदेश दे देता है जिससे कि उसके समर्थक या ग्रहण करने के इच्छुक लोगों को ग्रहण कर लेता है, और इसका ऐसे तथ्यों से कोई सरोकार नहीं होता जिसके लिए उसका कोई अर्थ नहीं होता। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 1997 में ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित थी ये राजनीतिक अवधारणा है। इसके अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान सांकेतिक रूप से एक ऐसा संदेश दे देता है जिसका समर्थक और जो ग्रहण करने वाले इच्छुक लोग होते हैं वो ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई सरोकार नहीं होता और कोई अर्थ भी नहीं होता। इनको क्या कहा जाता है? डॉग हिस्सल पॉलिटिक्स कहा जाता है। चुराने की कूटनीति क्या कहलाती है? तो चुराने की जो कूटनीति है, 2 या 2 से अधिक शक्तियों द्वारा अपने किसी तीसरे प्रतिद्वंदी द्वारा उत्पन्न की जा रही वास्तविक एवं आकलित चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में किए गए सहयोग एवं समन्वित प्रयासों को चुराने की कूटनीति कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। देखिए, चुराने की कूटनीति क्या होती है? 2 या 2 से अधिक शक्तियों द्वारा किसी तीसरे या अपने तीसरे प्रतिद्वंदी द्वारा उत्पन्न की जा रही वास्तविक अलाकृतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में किए गए सहयोग, समन्वय और प्रयासों को चुराने की कूटनीति कहा जाता है। प्रयासों को चुराने की कूटनीति कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। प्रथम, पूर्ण गोपनीयता के साथ किए जाने वाले समन्वय प्रयास, जो कि आज की वैश्विक विश्व में संभव नहीं है, कि मतलब पूर्ण समर्पण करेंगे, मतलब समन्वित प्रयास करेंगे, जो कि आज के वैश्विक समय में संभव नहीं है। और दूसरा क्या होता है? सहयोग करने वाली शक्तियाँ, सांकेतिक भाषा में चुनौती पेश करने वाली किसी अन्य शक्ति के विरुद्ध लोकलेखा एवं कूट परिदर्शिता के साथ सामने आती हैं। दूसरी क्या है? सहयोग करने के लिए शक्तियाँ सांकेतिक भाषा में चुनौती पेश करने वाली एवं किसी अन्य शक्तियों के विरुद्ध
लोक अधिकारों, अधिलेखों एवं कूटनीतिक परिदृश्यता के साथ सामने आती हैं। सहयोग करने वाली शक्ति है, सांकेतिक भाषा एवं चुनौती पेश करने वाली अन्य किसी शक्ति के विरुद्ध लोक लेखों एवं कूटनीतिक परिदृश्यता के साथ सामने आती हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में संबंधित निम्नलिखित में किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इस सूची में नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची दी गई है। इसके 18 विषय हैं जिसका संबंध कार्य करने एवं दायित्व जो नगरीय संस्थान है उनको सौंपे गए हैं। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिका द्वारा किए गए प्रयास की सूची दी गई जिनके विषय कितने हैं? 18 हैं और इनके दायित्व नगरीय संस्थानों को सौंपे गए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का में प्रावधान किया गया है कि प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण या न्यायाधिकरण जिन्हें इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहा जाता है का शब्दकोशीय अर्थ है प्राधिकार से युक्त लोगों का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट या निश्चित प्रकार के विवादों का समाधान करता है। अनुच्छेद 323 का किससे संबंधित है? यह प्रशासनिक प्राधिकरण से या अधिकरण से संबंधित जिसमें प्रशासन अधिकरण या न्यायाधिकरण जिन्हें अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहा जाता है का शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकार से युक्त लोगों का ऐसा समूह जो विशिष्ट या निश्चित प्रकार के विवादों का समाधान करते हैं। जो निश्चित प्रकार के विवादों का समाधान करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति को निर्वाचन पद्धति का प्रावधान है और इस पद्धति का नाम क्या है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया है और यह किस पद्धति का नाम क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किया गया है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन और 55 में उसकी निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। कौन से माह और वर्ष में लो कॉल विधेयक संसद में अनुमति हुआ था? तो कौन सा माह है जहां पर वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद में अनुमानित हुआ था? लोकपाल विधेयक सदन में 18 दिसंबर 2013 को अनुमानित किया गया था। 18 दिसंबर 2013 को लोकपाल विधेयक संसद में पारित किया गया था। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों में क्या अंतर है? तारांकित और अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान संसद में पूछे गए वह प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से देना होता है। इनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अतारांकित प्रश्न इसके अंतर्गत सदन में पूछे गए प्रश्न जिनका उत्तर लिखित में दिया जाता है और इससे संबंधित पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। क्या होते हैं? एक तारांकित प्रश्न होते हैं और एक अतारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न संसद के सदन में पूछे जाते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से देना होता है और इनसे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो अतारांकित प्रश्न है उनका उत्तर लिखित में चाहिए होता है, तुरंत नहीं दिए जाते और इनसे संबंधित पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार लिखिए। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके आपातकालीन अधिकार हैं। भारत में संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की शक्ति। यह अनुच्छेद 352 में दी गई है। राष्ट्रपति शासन की शक्ति जो कि अनुच्छेद 356 में दी गई है जिसमें राज्य के संवैधानिक तंत्र की
विफलता की घोषणा की शक्ति होती है। जब राज्य का संवैधानिक तत्व है यदि वो विफल हो जाता है तो उसकी समय क्या होती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर आता है वित्तीय आपात की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 360 में दी गई है। 3 प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। कौन कौन सी है? पहली है राष्ट्रीय आपात, जो कि पूरे राष्ट्र में लगता है, तो 352 में लगता है। अनुच्छेद 352 से लगाते हैं राष्ट्रपति। फिर होता है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, जो कि एक राज्य में लगता है, राज्य की संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, और अनुच्छेद 356 से लगता है। फिर आता है वित्तीय आपात, जब वित्तीय का संकट उत्पन्न होता है तब लगती है वित्तीय शक्ति, और अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग गया, हर राज्य में लग जाते हैं कभी भी, और जो राष्ट्रीय आपात है वो 3 बार लग चुका है। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखिए। तो 74वें संविधान संशोधन के कोई 2 प्रावधान इस प्रकार हैं। भारत में नगरीय संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया था। किसके लिए? जो भारत की जो नगरीय संस्थान है उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था। इसके 2 प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला प्रावधान, संविधान के भाग 9(1) जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था इसमें? भाग 9 का 1 जोड़ा गया था। और दूसरा है अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243(2G) तक नगरीय निकायों के लिए अनुबंध का समावेश किया गया था। किसमें? 243P से 243(2G) तक इसमें उपबंध किए गए थे। अखिल भारतीय सेवा श्रेणियां कितनी हैं, इनके नाम लिखिए। तो अखिल भारतीय सेवाएं भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको IAS कहा जाता है, भारतीय वन सेवा, जिसको IFS कहा जाता है, और भारतीय पुलिस सेवा, जिसको IPS कहा जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार के द्वारा की जाती है। स्थगन प्रस्ताव से क्या तात्पर्य है? तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव ऐसे कार्य स्थगन प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसे कार्य स्थगन प्रस्ताव भी कहा जाता है। यह कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा जनहित के किसी तात्कालिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सदन में पूर्व निर्धारित विषय को रोक दिया जाता है और इसको स्टार्ट किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव, रुको, ये कोई टॉपिक लेके आएंगे, वो बहुत जरूरी है, जनता की जनहित के लिए जरूरी है, तत्काल इस पर बात करनी चाहिए। तो तत्कालिक महत्व के लिए इस पर चर्चा की जाती है और पूर्व निर्धारित सारे कार्यों को रोक दिया जाता है, इसलिए इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव भी कहा जाता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, एक सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन चर्चा तभी प्रारंभ होगी जब न्यूनतम 50 सदस्य होंगे। देखो, कोई भी ला सकता है, एक सदस्य, बहुत सारे सदस्य ला सकता है, किसी भी सदन में ला सकता है, किसी भी समय ला सकता है, और न्यूनतम 50 सदस्य होने चाहिए, तब इस पर बहस होगी। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 मार्कर्स। संसद द्वारा पारित विधेयक पर मंजूरी देने के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। तो जो राष्ट्रपति हैं उनकी संसद में जो विधेयक पारित हो गया है, मंजूर मामले हैं, उनमें कितनी शक्तियां दी गई हैं? तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। कोई विधेयक है यदि उसको कानून बनाना है तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। कोई भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के पास सिर्फ 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? सिर्फ 3 विकल्प होता है। पहला, राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगा, चलो भैया पारित कर दिया, हो गया, यह अधिनियम बन जाएगा। राष्ट्रपति उस विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर उसे पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं और ऐसा करने के समय कोई संदेश ना दें या दे भी सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है? राष्ट्रपति उसको वापस कर सकते हैं। सिर्फ किसको नहीं कर सकते? धन विधेयक को छोड़कर सारे विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और ऐसा उनसे कुछ पूछा नहीं जाएगा कि क्यों किया, आपको पुनर्विचार करो। तीसरा होता है राष्ट्रपति उसे असमय तक, अनिश्चित समय तक, कोई निश्चित समय नहीं होता, और अपने पास रख ले या स्वीकृति ना दे, उसको कहा जाता है जीव वीटो।
संविधान के अनुच्छेद 111 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि संसद राष्ट्रपति द्वारा किसी संदेश या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक को उसी समय में या संशोधित रूप से प्रस्तुत करके ये पारित करके राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजता है, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अनिवार्यतः स्वीकृति प्रदान करता है। देखो, राष्ट्रपति के लिए 3 शक्तियां दी गई है। पहला, सिग्नेचर कर सकता है, दूसरा वापस भेज सकता है, और तीसरा जेब में रख सकता है। जो स्वीकृति दे दी, चलो वो पास हो गया, जेब में रख लिया वो तो पता ही नहीं कब आएगा, लेकिन जो वापस किया है उसके भी 2 रीजन हो सकते हैं। या फिर उस पर कोई संशोधन करके संसद उनको भेज सकती है, और दूसरा बिना संशोधन की भी राष्ट्रपति को मतलब फिर से दोनों में पारित करवा के राष्ट्रपति को भेज सकती है। लेकिन जब वो ये वाला संशोधित सहित या संशोधित रहित कोई भी विधेयक पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति के बाद पास आएगा, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होती है। लेकिन किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के कोई समय संविधान में निर्धारित नहीं की है कि कब तक उनको सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इसकी कोई संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। राष्ट्रपति इसी कमजोरी का लाभ उठाते हैं और किसी विधेयक को असीमित समय तक लटका सकते हैं। यदि इसी अवधि में लोकसभा भंग हो जाती है और उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो विधेयक स्वतः ही कालातीत हो जाएगा, और यह व्यवस्था को ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। वो अपने पास रख लेते हैं, और इस समय यदि लोकसभा गई या भंग हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो विधेयक वैसे ही चला गया। अब आता है भारतीय संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान में जो निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 51A में जोड़कर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और राष्ट्र के ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने एवं उचित आदर्शों को हृदय में संजोए रखेगा और उनका पालन करेगा। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेगा और अक्षुण्ण रहेंगे। देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करेंगे। भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भारतत्व की भावना का निर्माण करेंगे, जो धर्म, भाषा एवं प्रदेश एवं वर्ग पर आधारित होगी। सभी भेदभाव से परे होंगे। ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उनका संवर्धन करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी या ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से अलग रहे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ने के लिए प्रयत्न और उन्नति के लिए नई ऊंचाइयों को छू ले। ये दिए गए हैं भारत में मौलिक कर्तव्य जो कि हर नागरिक को निभाने चाहिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़े गए थे। इनके अलावा एक में जोड़े गए हैं और कितने हैं? 10 हैं। पहला, संविधान का पालन करना है, राष्ट्र की ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना है और अपने हृदय में उच्च आदर्शों को सजोकर राष्ट्र का पालन भी करना है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है। देश की रक्षा होने पर, उनको बुलाने पर देश की सेवा करनी है। लोगों में समरसता, भारतत्व की भावना का निर्माण करना है। धर्म, भाषा एवं प्रदेश वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे रहना है और इन प्रथाओं से दूर रहना है जो कि स्त्रियों के सम्मान का विरोध करती हूँ। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्रकृति में वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करेगा, उनका संवर्धन करेगा और प्राणी मात्र के प्रति भेदभाव भी करेगा।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता ज्ञान अर्जन की सुविधा की भावना सुधार की भावना का विकास करेगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेगा और हिंसा नहीं करेगा, सामूहिक गतिविधि और व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा और उसमें निरंतर राष्ट्र को आगे बढ़ाने की और नई उपलब्धि छूने का प्रयास करेगा। संविधान संशोधन की शक्तियों के द्वारा संसद आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। न्यायपालिका की शक्तियों की इस संदर्भ में विवेचना कीजिए। मतलब कोई भी संविधान संशोधन की शक्ति के द्वारा भी संसद आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। इसमें हमें न्यायपालिका की शक्ति का बताना विवेचना करनी है। सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। बाद में निर्णय लिया गया था कि जो उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि संसद संविधान संशोधन की शक्तियों का प्रयोग द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। आधारभूत ढांचे को भी न्यायमूर्ति शीकर, रोलेट और ग्रोवर आदि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया था, जिसके अनुसार इसमें सम्मिलित है संविधान की सर्वोपरिता, गणतंत्र एवं लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष एवं संघात्मक स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्ति की गरिमा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, देश की एकता एवं अखंडता, व्यक्तिक स्वाधीनता। 8 प्रकार से इनको वर्णीकृत किया है। किसने किया है? सीकर, न्यायाधीश सीकर और रोलेट एवं ग्रोवर ने इसको किया है। इसकी अवधारणा केशवानंद भारती बनाम 1973 के बाद में दी गई थी। केशवानंद भारती बनाम में प्रतिपादित आधारभूत ढांचे का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के अनेक विनिश्चयों में लागू किया गया था। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975। बाद में 39वें संविधान संशोधन को आधारभूत ढांचा सिद्धांत पर निरस्त कर दिया गया था। कौन सा था? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण बांध 1975। इसके द्वारा 39वां संविधान संशोधन आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पर निरस्त कर दिया गया था। फिर आता है मिनर्वा मिल, जो कि 1980 में आता है। इसमें संविधान संशोधन की सीमित शक्तियां एवं न्यायिक पुनर्वलोकन को आधारभूत सांचे के अंतर्गत रखा गया था। मिनर्वा मिल में जो सीमित शक्तियां हैं संशोधन की और न्यायिक पुनर्वलोकन को आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रखा गया था। इसके बाद भी अनेक निर्णयों में आधारभूत ढांचे की व्याख्या एवं संरक्षण की बात कही गई थी। इसके बाद अनेक निर्णयों में आधारभूत ढांचे की व्याख्या और संरक्षण की बात कही गई थी। अभी तक 2 हो चुके हैं। पहला हुआ था कौन सा? इंदिरा गांधी नारायण बनाम नारायण बाद 1975, जिसमें 39वें संविधान संशोधन को आधारभूत ढांचे के तहत निरस्त कर दिया था। फिर 19 में हुआ मिनर्वा मिल्स, जिसमें सरकार की संशोधन करने की सीमित शक्तियों का वर्णन किया गया था और न्यायिक पुनर्वलोकन की धारणा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद भी अनेक निर्णयों ने आधारभूत ढांचे की व्याख्या करने और संरक्षण करने की बात कही है। ऐसे ही 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम एवं इससे संबंधित 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के विरुद्ध निर्णय देते हुए इसे निरस्त कर दिया और निर्णय का आधार यह कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करता है, जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे के अंक के अंतर्गत आता है। तो इसको भी लास्ट टाइम कभी यूज किया गया था? 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम द्वारा इससे संबंधित 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। क्या कहकर कि यह संविधान के आधारभूत ढांचे का हनन करता है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करता है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। वर्तमान समय में गैर सरकारी संगठनों के विकास में भूमिका का वर्णन कीजिए। गैर सरकारी संगठन निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा एक साथ कार्य करने हेतु संगठित किया गया एक समूह होता है। क्या होता है? गैर सरकारी संगठन निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्य करने के लिए संगठित समूह होता है। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन, समाज कल्याण,
समूह एवं जन समूह आदि सभी आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? स्वैच्छिक संगठन आते हैं, समाज कल्याण समूह आते हैं और जन समूह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इस संगठन में अवैतनिक और वैतनिक दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। क्या क्या होते हैं इस संगठन में? अवैतनिक मतलब आप वेतन से और वैतनिक दोनों प्रकार के सदस्य कार्य करते हैं। ये संगठन शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में जनता के विकास हेतु कार्यरत रहते हैं। जो गैर सरकारी संगठन है वो क्या करते हैं? शहरों में और ग्रामों में दोनों क्षेत्रों में विकास के लिए कार्यरत रहते हैं। गत वर्षों में गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ की भूमिका और उनकी कार्यशीलता में निरंतर वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार कुल विकास सहायता का लगभग 15% गैर सरकारी संगठनों को जाता है। वैश्विक स्तर पर कार्यरत लगभग सभी बड़े गैर सरकारी संगठन किसी न किसी रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और उनके निकायों और अंतर सरकारी संगठनों से जुड़े होते हैं। इनकी गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध होती हैं। विश्व बंधु की भावना विकसित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका प्रशंसनीय है। क्या क्या होती है इसमें? भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध एवं विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका प्रशंसनीय है। अब आते हैं सरकार द्वारा ई बैंकिंग को बढ़ावा देने के क्या क्या लक्ष्य हैं। ई गवर्नेंस या ई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सरकारी सेवा प्रदान करने की एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को प्रस्तुत किए जाने में संबंधित होता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से न केवल सरकारी सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं वरन सूचना संचार कारोबार का विनियमन भी किया जाता है। संचार प्रौद्योगिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त किए जाने से संबंधित है। क्या? ई गवर्नेंस। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से न केवल सरकारी सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं वरन सूचना एवं संचार कारोबार का भी नियमन किया जाता है। भारतीय सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रशासनिक सुधार तथा जनहित शिकायत विभाग द्वारा ई गवर्नेंस योजना बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा ई गवर्नेंस योजना बनाई गई। 18 मई 2006 को इस योजना के अंतर्गत 27 मूड मिशन परियोजनाएं लागू की गई हैं जिसके 10 संगठक अनुमोदित किए गए हैं। तो कितने हैं? 18 मई 2016 को कितने हैं? 27 मिशन मोड परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं और 10 संगठक अनुमोदित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य नागरिक एवं व्यवसाय को सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। नागरिकों को और जो व्यवसाय है उनसे संबंधित व्यवसायों को क्या करना है? सरकारी सेवा प्रदान करना है कि स्तर में सुधार लाना है। इस योजना का दृष्टिकोण निम्नलिखित इस प्रकार है। सामूहिक सेवा सदुपयुक्त पर्यटकों के माध्यम से आम नागरिकों की बस्ती में ही समस्त सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि ऐसी सेवाएं दक्षतापूर्ण, पारदर्शी तरीके से एवं विश्वसनीय रूप से आम नागरिकों द्वारा उनकी लागत को वहन करने लायक हो। तो ऐसी सभी जो माध्यम होते हैं उनको टच करना या फिर उनको सुनिश्चित करना, उनको प्राप्त करना, इसका लक्ष्य रखा गया ई गवर्नेंस का। अब आती है नौकरशाही कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। विवेचना कीजिए। जो नौकरशाही है वो कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही, इसकी विवेचना करनी है। स्वतंत्रता के बाद से ही राजनीतिक नौकरशाही को कमजोर निष्पादन के लिए दोषी ठहराते रहे हैं। मतलब जो राजनीति है वो नौकरशाही को कमजोर करने के लिए निष्पादित के लिए दोषी ठहराते रहे हैं। कुछ सीमा तक तो यह सत्य भी है क्योंकि बुद्धिमान और विवेक सम्मत अधिकारियों को प्रायः उत्तरदायित्वों के स्थान से विरक्त रखा जाता है। जितने भी बुद्धिमान और जो विवेकशील सम्मत अधिकारी होते हैं उनको ज़्यादातर अपने दायित्वों के स्थान से विरक्त रखा जाता है और उनकी जगह बड़ी आसानी से भ्रष्ट अधिकारी ले लेते हैं। जो अच्छे होते हैं उनकी जगह कौन ले लेता है? भ्रष्ट अधिकारी लेते हैं। इस प्रकार नौकरशाह राजनीतिक कार्य प्रणाली
यह कार्यपालिका को प्रसन्न करने और उसके हित और लाभों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेते हैं। तो जो अधिकारी क्या करते हैं, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, या फिर ऐसा ना हो कि कोई भ्रष्ट अधिकारी उनकी सीट ले जाए, उनकी पोजीशन ले जाए, तो उसको बनाए रखने के लिए जो राजनैतिक कार्यकर्ता होते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने हित और लाभों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लक्ष्य समय पर पूरे ही नहीं होते। नौकरशाही अपनी प्रकृति से ही पद सौंपनीय एवं अधिनायकवादी होती है। भारतीय नौकरशाही के विषय में यह कुछ अधिक ही सत्य है। इस प्रकार के नौकरशाही से जन सामान्य के हित संबंध एवं खास तौर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आशा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि योजनाओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यही नहीं, भ्रष्ट नौकरशाहों और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के मध्य तालमेल के कारण ईमानदार एवं कर्मठ नौकरशाह भी हंसिए पर चढ़ जाता है। राजनीतिक नेतृत्व इसमें निहित स्वार्थों के कारण नौकरशाहों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु अनिच्छुक है। देखिए, हम देखते हैं क्या होता है। नौकरशाही अपने कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन इसमें क्या है? राजनीति नौकरशाही के सारे निष्पादकों को क्या कर देती है? कमजोर कर देती है, दोषी ठहराती है। यह सत्य भी है। बुद्धिमान और विवेक सम्मत जितने भी अधिकारी होते हैं, वो अपने दायित्वों को पालन ही नहीं कर पाते और उनकी जगह कोई बड़ी आसानी से भ्रष्ट अधिकारी ले लेता है। और इसी कारण से जो नौकरशाही होता है, वो क्या करता है? राजनीतिक कार्यपालिका को प्रसन्न करने के लिए अपने हितों के लाभों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेते हैं, और इनका परिणाम यह होता है कि लक्ष्य ही समय पर पूरे नहीं होते। नौकरशाही अपनी प्रकृति में ही पद सौंपनीय एवं अधिनायकवादी होता है, मतलब जहाँ थोड़ा बड़ी पोजीशन होती है। भारतीय नौकरशाही के विषय में यह कुछ और भी सत्य है। इस प्रकार की नौकरशाही से जन सामान्य के हित संबंध, खास तौर से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग तो क्या ही उन करेंगे। यही कारण है कि योजना के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यही नहीं, भ्रष्ट नौकरशाह और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के मध्य जो आमतौर पर ईमानदार और कर्मठ नौकरशाह होता है, वो हंसी पर चढ़ जाता है और राजनीतिक नेतृत्व अपने निहित स्वार्थों के कारण नौकरशाहों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु अनिच्छुक होती है। भारतीय राजनीति में स्वास्थ्य परंपराओं का अभाव। विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्षों के पश्चात भी भारतीय लोकतंत्र में स्वास्थ्य राजनीतिक परंपराओं का विकास नहीं हो पाया है। किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र की सफलता और उसके स्थायित्व के लिए लिखित संविधान की अपेक्षा स्वास्थ्य राजनीति परंपराएं आवश्यक होती हैं। स्वास्थ्य राजनीतिक परंपराएं वहां उत्पन्न होती हैं जहां पर राजनीतिक नैतिकता होती है। भारत की राजनीति सदैव ही नैतिकता से दूर रही है, जिससे कोई भी राजनीतिक नैतिकता विकसित नहीं हो पाई है। इन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति का प्रयास रहता है। नीति में सब चलता है, राजनीति में सब चलता है। जैसे वाक्यों को राजनीति में पोषित किया जा रहा है, परिणाम हमारे सामने है। लोकतंत्र सफल होने के साथ साथ राजनीतिक एवं नैतिक दृष्टि से दिशाहीन एवं दिग्भ्रमित हो गया है। भारतीय राजनीति प्रारंभ से ही नेताओं के व्यक्तित्व के चारों ओर घूमती है। परंपराओं के साथ पर नेताओं का व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण, जिससे नेताओं को प्रसन्न करने की परंपराओं को बनाना ही नहीं दिया, परंपरा को बनने ही नहीं दिया। ये था हमारे नेता। भारतीय राजनीति में स्वास्थ्य परंपराओं का अभाव है। विवेचना कीजिए। 72 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो राजनीति है वो स्वस्थ तरीकों से नहीं चल रही है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता, राष्ट्र में लोकतंत्र की सफलता और उसके स्थायित्व के लिए लिखित संविधान की अपेक्षा जो स्वास्थ्य राजनीति है उसकी परंपराएं आवश्यक होती हैं। लेकिन स्वास्थ्य राजनीति परंपराएं वहां उत्पन्न होती हैं जहां पर राजनीति नैतिकता से चलती है, और भारत की राजनीति कभी नैतिकता से चली ही नहीं। कोई भी राजनीतिक नैतिकता विकसित नहीं कर पाया है, और किसी भी कारण से उन्हें बस सत्ता चाहिए होती है। राजनीति में सब चलता है, ऐसे वाक्य राज्य पोषित हो रहे हैं राजनीति में। परिणाम यह हुआ है कि लोकतंत्र होने के साथ ही राजनीतिक एवं नैतिक दृष्टि में दिशाहीन एवं दिग्भ्रमित हो गई है।
भारतीय राजनीति प्रारंभ से ही नेताओं की व्यक्तित्व चारों ओर घूमती थी। परंपराओं के स्थान पर नेता का व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण रहा, जिससे नेताओं को प्रसन्न करने की परंपराओं को बनाने भी नहीं दिया। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र सूचनाओं के माध्यम से किया गया था। इसकी उपयोगिता क्या है? यह एक आयोग है, एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतें एवं अपीलों की सुनवाई करता है। आयोग का दायित्व है कि वह जन सूचना अधिकारी द्वारा किसी सूचना न देने पर या मना करने पर, कार्यरत या भ्रामक सूचना देने पर या निर्धारित समय पर सूचना न देने पर प्राप्त शिकायतों का निवारण करता है। आयोग को उपयुक्त मामले पर स्वप्रेरणा से भी जांच करने का आदेश दिया गया है। आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसके फलस्वरूप वह सूचना के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखती है। परिणामतः सूचना के अधिकार कानून के उल्लंघन संबंधी अनियमितताओं पर सदन के विचार विमर्श होते हैं तथा भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं। यदि कोई लोक अधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। उपयुक्त विवेचना आयोग की उपयोगिता स्पष्ट करती है। हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, जो सूचना आयोग मतलब केंद्रीय सूचना आयोग है वो कब बना था? 2005 में बना था, केंद्र सरकार ने बनाया था। क्यों बना था? क्योंकि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत एक सरकारी जो शासकीय राजपत्र है उसको सूचना के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इसकी उपयोगिता क्या क्या है, क्या क्या करता है? यह आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। मतलब जितने भी उच्च प्राधिकार होते हैं स्वतंत्र होते हैं, वैसे ये भी स्वतंत्र है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है। जो भी इसमें शिकायत दर्ज करता है उसकी जांच करता है और उसका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत होता है। केंद्रों के लिए और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए कार्य करता है। यह वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि के बारे में शिकायत एवं अपीलों की जांच करता है। यह सरकारी कार्यरत जितने भी सरकार्यालय हैं, वित्तीय संस्थान है और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उपक्रम, उनकी शिकायतों की जांच करता है। इसका यह भी दायित्व है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना ना देने, जन सूचना अधिकारी है यदि वो सूचना नहीं देता है या फिर मना कर देता है या फिर भ्रामक सूचना प्रदान करता है या फिर निर्धारित समय पर सूचना ही नहीं देता तो उन सबकी शिकायत दर्ज करता है और उनका निराकरण करता है। आयोग को उपयुक्त मामले का स्वप्रेरणा से जांच करता है। जितने मामले हैं उनको स्वप्रेरणा से जांच करने का आदेश दिया गया है। इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह सूचना की संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है। केंद्र सरकार फिर इसको संसद के दोनों पटलों पर रखवाती है। सूचना के अधिकारों के जितने भी उल्लंघन संबंधी अनियमितताएं हैं उन पर सदन विचार विमर्श करता है तथा भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करता है। यदि कोई लोक अधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग उसके संबंध में कार्यवाही भी कर सकता है। उपयुक्त विवेचना लोक आयोग की उपयोगिता स्पष्ट करती है। अब आते हैं राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। राज्यों का उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार। राज्यों में कार्यरत उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार भी काफी विस्तृत होता है और इसमें संविधान द्वारा शक्तियां संपन्न किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां वही होंगी जो कि संविधान के प्रारंभ होने से पहले थी। आरंभिक एवं मूल अधिकार क्षेत्र। आरंभिक एवं मूल अधिकार क्षेत्र।
निम्नलिखित अभियानों में उच्च न्यायालय को आरंभिक क्षेत्राधिकार इस प्रकार होते हैं। पहली बात तो रेट होती है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, अधिकार प्रेक्षा लेख, प्रतिषेध लेख, परमादेश लेख और उत्प्रेषण लेख। 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय को निम्नलिखित 5 प्रकार की रिट दी जाती हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करा सकता है उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को भी ये शक्तियां दी गई हैं। हाई कोर्ट को दी गई हैं 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये मौलिक अधिकार है, उनके लिए यह रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अन्य कार्यों के लिए उच्च न्यायालय लेख या फिर रिट जारी करता है। रिट जारी करता है। तलाक, वसीयत, सेना विभाग, न्यायालय का अपमान आदि से संबंधित जो अभियोग है वो भी उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय की अपमान संबंधित अभिलेख है वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। अब आते हैं अपीलीय अधिकार, मतलब जिसमें अपील करनी पड़ती है। उच्च न्यायालय को निम्नलिखित दीवानी या फिर फौजदारी मामले से अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार होता है। उन दीवानी मामलों में अपील सुना सकता है जिनमें 5,000 या उससे अधिक की रकम या इतने मूल्य की संपत्ति का प्रश्न हो, तब दे सकता है अपना निर्णय। कोई फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है जिसमें निम्न न्यायाधीशों ने अपराधी को 4 वर्ष या इससे अधिक की सजा दी हो, तब भी हाई कोर्ट में उसमें अपील की जा सकती है। कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, तब भी उच्चतम न्यायालय में उसमें अपील की जा सकती है। अब आते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सर्वोच्चतम न्यायालय की तरह ही राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको भी न्याय या कानून संबंधी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 215 में इससे अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट है कि जो उच्च न्यायालय है उसको संविधान द्वारा विस्तृत क्षेत्राधिकार शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो अपना उच्चतम न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय क्या होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अलग अलग राज्य में होते हैं। तो जैसे केंद्र में पूरे में क्षेत्राधिकार होता है, वैसे ही राज्य का पूरे राज्य में क्षेत्राधिकार होता है। इसको 255 के तहत उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही होती हैं जो कि संविधान के प्रारंभ में दी गई थी। जब संविधान प्रारंभिक किया था तब से जो शक्तियां हैं वो भी अभी तक हैं। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली होती है प्रारंभिक शक्तियां, दूसरी होती हैं उसकी अपीलीय शक्तियां और दूसरी होती है उसका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां है। तो प्रारंभिक या फिर मूल अधिकार क्या होते हैं? जहाँ मतलब सीधे हम जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो वो होते हैं, पहले तो रिट जारी कर सकता है। रिट की कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, जो कि मौलिक अधिकारों के संबंध में दी जाती है। कोई भी नागरिक राज्य के उच्च न्यायालय में या फिर केंद्र सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी रिट जारी कर सकता है, मतलब रिट के लिए दायर कर सकता है। ये 226 में 5 प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार अपेक्षा, प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेषण। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी उच्च न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है। तलाक, वरीयता, सेना विभाग और न्याय का अपमान, जो न्यायालय का अपमान है उसके संबंधी जितनी भी अपील है वो सीधे जाके हाई कोर्ट में की जा सकती है। फिर आता है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। इसमें उच्च न्यायालय को यह दीवानी या फिर फौजदारी मामले के अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय देने के विरुद्ध अपील सुन सकता है, लेकिन इसके भी कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। यह कब अपील सुनेगा? पहला, यदि दीवानी मामला है और 5,000 या इससे अधिक का मामला है तब वो प्रश्न सुन सकता है या फिर अपील सुन सकता है। फौजदारी मामले में यदि सुनवाई तभी करेगा जब किसी निम्न न्यायालय ने उसको 5 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई हो। कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संसद की व्याख्या करने का प्रश्न हो, तब भी उच्च न्यायालय उसमें अपील की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है ऐसे राज्य सरकार को भी दी गई है। राज्य सरकार को 255 के तहत एक अभिलेख न्यायालय की शक्ति भी प्राप्त है। अब आता है भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व तथा गैर संघीय तत्व निम्नलिखित हैं। एकात्मक तत्व या फिर गैर संघीय तत्व।
एकात्मक तत्व, एक होता है सशक्त केंद्र, एकल संविधान, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकीकृत लेखा जांच एवं निर्वाचन मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकरण, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका और एकल नागरिकता। इतनी सब दी गई है एकात्मक तत्व के अंतर्गत। एकात्मक तत्व में क्या क्या दिया गया है? पहले सशक्त केंद्र होगा, एकल संविधान होगा, राज्य की प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, समानता ही होगी, आपातकालीन उपबंध, एकीकृत लेखा जांच एवं निर्वाचन मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता। सशक्त केंद्र, शक्तियों का विभाजन केंद्र में के पक्ष में होता है। सशक्त केंद्र का क्या होता है? सारी केंद्रीय शक्तियों का विभाजन कैसे होता है? केंद्र के पक्ष में होता है। एकल संविधान, सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटाकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, परंतु भारत के राज्यों को कोई शक्ति नहीं होती और पूरे भारत पर एक ही संविधान होता है, मतलब एकल संविधान है, कोई भी दो संविधान नहीं है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, मतलब जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। आपातकालीन संख्या, संविधान 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करता है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय होती हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता है, कोई अलग अलग नागरिकता नहीं दी गई है। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। हमारे यहाँ राज्य और केंद्र है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर नागरिकता सिर्फ एक ही है, जो कि कनाडा के संविधान से ली गई है। एकीकृत न्यायपालिका, इसमें भारतीय संविधान के द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, फिर उसके एक एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय आते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र सरकार भारत में केंद्र एवं राज्य के लिए पृथक पृथक लोक सेवाएं दी गई हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IFS और IPS केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यों में कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रखता है। उपयुक्त के आधार पर हम राज्यों में विधायिका पर वीटो, संविधान का लचीलापन संविधान की एकात्मक तत्व प्रदान करता है। संविधान के एकात्मक तत्व कैसे पता चलता है हमें कि है हमारे भारत में? तो इसके बहुत सारे तत्व दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला देखो, सशक्त केंद्र है कि हमारी सारी शक्ति किसके पास रहती हैं? केंद्र के पास रहती हैं, और शक्ति का विभाजन किया गया है, लेकिन थोड़े थोड़े से। एकल संविधान है कि हमारे पूरे भारत पर सिर्फ एक ही संविधान लागू होता है, कोई अलग अलग से संविधान नहीं है। राज्य है, केंद्र है, लेकिन सब में एक ही संविधान लागू होता है। फिर आती है समानता का अधिकार, जितनी राज्य का प्रतिनिधित्व है, जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर राज्यसभा में उसको सीटें दी गई हैं कि इतनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्य में प्रतिनिधित्व में समानता दिखती है। आपातकालीन उपबंध, इसमें 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, राष्ट्रपति आयुक्त, राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय शक्ति। इसमें जब भी कोई भी आपात लगता है तो पूरी राज्य की शक्ति किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास आ जाती है। एकीकृत लेखल जांच एवं निर्वाचन मशीनरी, निर्वाचन भी एकल पद्धति से होता है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकरण भी एक ही है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और ये राज्यों में एक एजेंट होता है, जहां पर केंद्र अपना शासन स्थापित कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत के द्वारा स्थापित की जाती हैं और ये हर राज्य में होती हैं, जो कि 3 प्रकार की सेवाएं देता है, IAS, IPS और IFS। एकीकृत न्यायपालिका, जो कि हर न्यायालय में एक उच्चतम न्यायालय और एक हाईकोर्ट न्यायालय, फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर उच्च होता है और एकीकृत न्यायपालिका को प्रदर्शित करता है। एकल नागरिकता, किसी भी राज्य में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन नागरिकता रहेगी भारत की। ये हमारे भारत के संविधान को क्या बताता है? एकात्मक तत्व प्रस्तुत करता है।
राज्य लोकायुक्त संस्थान की अप्रभाविता। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष श्री नरसिंह राव दीक्षित द्वारा 1969 में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रहरी मंडल गठित किया गया था, लेकिन इसकी वास्तविक क्रियान्वयन 1981 में शुरू किया गया, जब मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त नामक संस्थान गठन की गई थी। सबसे पहले मध्य प्रदेश में लोकायुक्त बताने हैं संस्थान। तो सबसे पहले जो नरसिंह राव दीक्षित इन्होंने बोला कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, तो लोकायुक्त की नियुक्ति करो। तो प्रहरी मंडल का गठन करने की सिफारिश किसने की थी? नरसिंह राव दीक्षित ने की थी। दीक्षा देने से पहले नरसिंह राव ने कहा कि पहले हम पहरा करेंगे। तो प्रहरी मंडल की स्थापना 1969 में बनाने की घोषणा की और इसको वास्तविक स्वरूप मिला 1981 में, जब लोकायुक्त और उप लोकायुक्त नामक संस्थान गठन की गई। लोकायुक्त संगठन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को दृष्टिगत करते हुए अपनी जांच के पश्चात वो अपना प्रतिवेदन सरकार को देता है। क्या करता है? यह न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है और जांच के पश्चात अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को देता है। लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत लोक सेवक अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है, मतलब पूरे लोक सेवक भी इसके अंतर्गत आते हैं और जितने अधिकारी होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। लोक सेवक से तात्पर्य मुख्यमंत्री तथा मंत्री भी होता है, जबकि जो लोक अधिकारी होते हैं उनसे तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी। मतलब देखो, रोज लोक सेवक कौन होते हैं? जितने भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि मंत्री, मुख्यमंत्री, वो भी लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत आते हैं, जांच के अंतर्गत, है ना। और जो अधिकारी होते हैं, जो कि सरकारी कार्यरत अधिकारी होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। 1983 में एक संशोधन द्वारा मुख्यमंत्री और 1998 में संशोधन द्वारा मुख्य उपकुलपति या फिर कुल सचिव जो लोकायुक्त की जांच दायरे में लाए गए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, विधायक, न्यायपालिका के सदस्य इन वादों के क्षेत्र से बाहर रहते हैं। कौन कौन इनसे बाहर रहते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और विधायक, न्यायपालिका के जितने भी सदस्य हैं वो लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर रहते हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्थान की अनेक आलोचनाओं को लेकर अप्रभावितता सामने आई है। विधायकों को इसके अधिकार क्षेत्र में बाहर रखा गया है, जबकि जो विधायक निधि है से प्राप्त धन में भ्रष्टाचार की पर्याप्त संभावना होती। मतलब इसमें सबसे पहले तो इसकी आलोचना इसी पे की जाती है कि विधायक को दूर रखा है और विधायक का जो धन होता है उस पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की संभावना होती है। अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य पर समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस परिवेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इस जांच से बाहर रखा गया है। मतलब जो PSC आयोग है उसके अध्यक्ष हर अलग अलग राज्यों में कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इनको बाहर रखा गया है। यदि जांच के दौरान शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इस कारण से सामान्य नागरिक प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध शिकायत करने से बच जाते हैं। इनने मतलब ये रखा है कि जो शिकायत करेगा और यदि शिकायतकर्ता के विरुद्ध मतलब जांच गलत निकली है या शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के लिए अर्थदंड का प्रावधान करना पड़ेगा। इसलिए जो छोटे छोटे लोग होते हैं तो वो सामान्य लोग प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए शिकायत नहीं करते। जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव। जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती, कई बार नहीं होती। नियुक्तियों का पूर्णतः राजनीति में मुक्त न होने के कारण संस्थाओं की राजनीतिक कठपुतली बनने की संभावना रहती है। जो नियुक्तियां हैं वो पूर्णतः राजनीति से मुक्त नहीं होती, इसलिए जब राजनीति के द्वारा ही कोई यदि व्यक्ति चुनकर आता है तो वो क्या बन के रह जाता है? राजनीति की कठपुतली बन के रह जाता है। जनता को संस्था की जानकारी और जागरूकता का अभाव रहता है। जनता को पता ही नहीं रहता है कि जनता क्या काम कर मतलब संस्थाएं क्या काम कर रही है और क्या है। तो जागरूकता का अभाव भी है कि कैसे काम करती है, ये भी जनता को नहीं पता, शिकायत भी नहीं करती। संस्था को जांच की प्रक्रिया हेतु
राज्य पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे समन्वय में कार्यवाही और जांच प्रभावित होती है। तो अब जो जितने भी संस्थान हैं उनको कार्यवाही के लिए खुद की पुलिस तो है नहीं, राज्य की पुलिस पर आधारित रहना पड़ता है। और राज्य की पुलिस भी क्या करे, राज्य का संभाले या इनका संभाले। तो इसलिए जितनी भी जांच होती है वो समन्वय में कठिनाई होती है और जांच भी प्रभावित होती है। उपयुक्त आलोचना एवं विवादों ने लोकायुक्त संस्थान की कार्य प्रणाली और प्रभाविता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। परंतु इन सब के पश्चात भी संस्था द्वारा स्थापना पश्चात समय समय पर प्रदेश में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की सुनिश्चितता पर प्रदेश के लोक कल्याण के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अब आता है राज्य के राज्यपाल की विधायिका शक्ति। कौन कौन सी राज्यपाल को विधायी शक्तियां दी गई हैं। राज्यपाल राज्य में विधानसभा का एक अभिन्न अंग होता है। यह इस नाते इसकी शक्तियां इस प्रकार दी गई हैं। ये क्या होता है भाई, विधानसभा का अभिन्न अंग है और इस नाते इसकी शक्तियां भी अलग दी गई हैं। जैसे कि यह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटित कर सकता है। मतलब सत्र को बुला सकता है, सत्र को रोक सकता है और सत्र को स्थगन या विघटित भी कर सकता है। यह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले एवं प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। जब चुनाव होते हैं तो पहली बार वहां पे संबोधन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और प्रतिवर्ष भी जब सत्र का पहला सत्र होता है तो यह संबोधन करता है। यह किसी सदन या विधानमंडल के सदन को विचाराधीन विधेयकों और अन्य विधेयकों पर संदेश भेज सकता है। मतलब ऐसे कोई भी विचाराधीन संदेश जो कि संसदों को विचाराधीन विधेयकों और अन्य विधेयकों के मामले में संदेश भेज सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद खाली कर देते हैं तब विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही के लिए सुनिश्चित करने की अनुमति होती है। मतलब यदि कभी ऐसा होता है कि विधानसभा में अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो राज्यपाल किसी भी सुनिश्चित व्यक्ति को उसकी नियुक्ति कर सकता है। राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों के 6 भाग को यह निहित करता है। तो जितने भी 1/6 भाग होते हैं उतने व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, जो कि किससे होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। पहला साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, चौथा सहकारिता, पांचवा आंदोलन और छठवां समाज सेवा से। तो छठवां भाग मतलब किसी भी जो विधान परिषद है उसका छठवां भाग वह नाम निर्देशित करता है, जो कि मनोनीत करता है, जो कि किससे, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय की भी नियुक्ति करता है। भारतीय विधानसभा सदस्यों की निर्हताओं के मद्देनजर वह निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद उनका निर्णय करता है। क्या करता है, विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं के मद्देनजर चुनाव आयोग की सिफारिश से, यदि मतलब ऐसा होता है कि विधानसभा में कोई चुनाव से संबंधित कोई विचार है तो वो कौन करता है, चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल उस पर निर्णय देता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने जाने पर वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, उसको रोक सकता है, या फिर विधेयक को, यदि वह धन विधेयक संबंधित है तो विधानसभा के पास पुनर्विचार को भेज सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। विधेयक को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। एक ऐसे मामले में यह सुनिश्चित भी रखने का अनिवार्य किया गया है जहां विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति के को खतरे में डालती हो, इसके द्वारा भी यह कर सकता है। इसके अलावा अन्य परिस्थितियों में राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, जैसे कि अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, राजनीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, या फिर देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, तब भी राज्यपाल इन मामलों को रोक कर रख सकता है। तो इतनी कंडीशन में राज्यपाल है वो क्या कर सकता है, विधेयक को अपने पास रख सकता है।
देखिए कौन कौन सी कंडीशन पे रख सकता है विधेयक को अपने पास। जब भी राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो वो उसको पास कर सकता है, या फिर उसको मतलब रोक सकता है, या फिर विधेयक को वापस भेज सकता है। और वापस भेजने के बाद वो क्या करेगा, विधानमंडल उसे पुनर्विचार करेगा, या फिर वो ऐसे उसको फिर से साइन सिग्नेचर करने पारित करने के बाद विधेयक को राज्यपाल के पास भेजता है तो वो उसको पास करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन वो इसे रोक भी सकता है। लेकिन कब रोकेगा, जब विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना पड़ेगा तो रख सकता है वो, मतलब संशोधन को भी रख सकता है और बिना संशोधन वाले को भी राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। और ऐसे मामले में वह कब सुरक्षित रखता है, तो पहला, जहां पर विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, मतलब हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता है, तो राज्यपाल ऐसे विधेयक को अपने पास रखकर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। या फिर जो अधिकार अर्थात जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध होता है उसको रख सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध भी सारे विधेयक को राष्ट्रपति की विचार के लिए रख सकता है। और देश में व्यापक हित के विरुद्ध रख सकता है, या फिर राष्ट्रीय महत्व के कोई विषय होगा उसमें भी वो किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। जब राज्य विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तब वह औपचारिक रूप से अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। इन विधेयकों को राज्य विधानमंडल में 6 सप्ताहों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। यह किसी भी समय इस अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। यह राज्यपाल को सभी महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे। राज्य की लेखा संबंधी राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में सामने प्रस्तुत करता है। तो ये सभी कार्य किसके होते हैं, राज्यपाल के होते हैं। संघ राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादास्पद मुद्दे। संघ राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादास्पद मुद्दे। संघ राज्य के वित्तीय संबंधों के मध्य विवादास्पद मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला, वित्तीय विवादास्पद मुद्दे। वित्तीय संसाधनों की प्रचलित व्यवस्था, वित्त आयोग, राज्य की ऋणग्रस्तता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अन्य राजकीय व्यापार और अन्य समस्याएं। तो वित्तीय विवादास्पद मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, पहले हो सकते हैं वित्तीय संस्थाओं की प्रचलित व्यवस्था, वित्त आयोग, राज्य की ऋणग्रस्तता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं अंतरराज्यीय व्यापार एवं अन्य समस्याएं। वित्तीय संस्थानों की प्रचलित व्यवस्थाएं। राज्यों का यह आरोप है कि राजस्व का अधिकांश भाग केंद्र के पास चला जाता है और अपने कार्यों के संचालन हेतु उनके पास सीमित ही धन बचता है या फिर सीमित संसाधन बचते हैं। तो वित्तीय संसाधनों की प्रचलित व्यवस्था ये है, व्याख्या यह है। वित्त आयोग, राज्य की यह शिकायत करती है कि वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र द्वारा हस्तांतरित होने वाली 1/3 राशि पर ही लागू होती है। वित्त आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है और बंटवारे की योजना मनमानी पर आधारित होती है। राज्यों की ऋणग्रस्तता। अल्प संसाधनों के कारण राज्य सरकारें किन सरकारों से ऋण लेती हैं, परिणाम स्वरूप राज्य ऋणग्रस्त होते जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग या CAG की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जबकि यह राज्य की लेखा जांच एवं तीखी आलोचना करता है। यह असंतोषजनक स्थिति होती है। अंकरीक्षक पर ही केंद्र सहायता निर्भर करती है और अंकरीक्षक ही सामान्य तौर पर विलंबन हो जाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार। संविधान के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय एवं स्थानीय हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करती है। यह केंद्र हस्तक्षेप में कतिपय राज्य नाराज हो जाते हैं और केंद्र के साथ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। अन्य समस्याएं। राज्य सरकारें अनेक बार केंद्र द्वारा दी गई राशि की समुचित उपयोग नहीं कर पाती, फलस्वरूप यह धन पुनः केंद्र सरकार के पास वापस चला जाता है। इसके अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के लिए विलंब
अवांछित शर्तें, बाजार में कर्ज लेने पर पाबंदी आदि के कारण भी केंद्र सरकार और राज्य के बीच कटुता पूर्ण हो जाती है। देखो, केंद्र और राज्य के बीच में वित्त से संबंधित जो इतने ही मामले हैं क्यों कतिपय हो जाते हैं, तो पहला तो यही है कि विभिन्न संस्थाओं की जो प्रचलित व्यवस्था है, वो जो वित्तीय संस्थान है वो उनकी प्रचलित व्यवस्था, राज्य हमेशा ये आरोप लगाती है कि जो अधिकांश धन है राजस्व का वह केंद्र के पास चला जाता है और उनके संचालन करने के लिए सीमित संसाधन बचते हैं। दूसरा, वित्त आयोग, राज्य हमेशा शिकायत करता है कि जो वित्त आयोग है वह केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली 1/3 राशि अपने पास ही रख लेता है, जिससे वित्त आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती और बंटवारे की जो योजना होती है वो मनमानी से चलती रहती है। राज्य की ऋणग्रस्तता, राज्यों के पास अल्प ऋण है और जिससे कि राज्य सरकारें केंद्र से ऋण लेती हैं और परिणाम स्वरूप वो ऋणग्रस्त होती चली जाती हैं। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, जबकि लेखांकन किसका करता है, राज्यों करता है। ये विलंब करता है और इसके से जो केंद्र की सहायता होती है वो ये निर्भर करती है इसके विलंब के कारण, और अंकरीक्षक की सहायता के तौर पर विलंब हो जाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय एवं स्थानीय हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करती है। इस राष्ट्रीय हस्तक्षेप के कतिपय राज्य नाराज हो जाते हैं और केंद्र सरकार में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। अन्य समस्या क्या है, राज्यों को राशि दी जाती है वो उसका समुचित उपयोग नहीं करते, परिणाम स्वरूप राज्य सरकार से केंद्र सरकार वापस ले लेता है। इसके अतिरिक्त भी कई अनुदान प्रदान किए जाते हैं, विलंब है, अवांछित शर्तें हैं, बाजार से कर्ज लेने पर पाबंदी है। इस कारण भी राज्य और केंद्र के बीच में हमेशा वित्त के लिए कटुता रहती है। अब आते हैं भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। इसमें हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, वह चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, वह सब पर अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक शब्द अर्थात संवैधानिक नियम, कंपनियां, पूंजीकृत समितियां और अन्य किसी तरह की विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 15, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो विभेद का प्रतिषेध करता है, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्याख्या में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन पर किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। दुकान, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर पूर्णतः या विभागतः राज्य निधि से पोषित एवं साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाटों आदि दायित्वों निर्बंधन के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के लिए विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16, यह लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रस्तुत करता है। इसमें अनुच्छेद 16 के अनुसार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। इसमें अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्याख्या की गई है। किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियुक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो कि विधि अनुसार दंडनीय माना जाएगा। अनुच्छेद 18, उपाधियों का निषेध।
इसमें 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। यह निश्चित करता है कि राज्य सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। यह निश्चित करता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। भारतीय नागरिक विदेशी जो भारत में लाभ के पद पर धारण करता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर विदेशी राज्य के पद लाभ उपहार ले सकता है। मतलब पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की। विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ के पद पर कार्यरत है, विदेशी राज्य की उपाधि ले सकते हैं। विदेशी राज्यों में उपाधि ले सकते हैं। देखिए हमें कितने प्रकार की समानता दी गई है, तो हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक दी गई है। समानता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और ये इस प्रकार है। पहला 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता होगी और विधि के समान संरक्षण होगा। इसमें किसी व्यक्ति को विधि के समान समानता दी जाएगी और उसके संरक्षण भी किया जाएगा, इससे उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। और इसमें व्यक्ति का अर्थ क्या क्या है, तो विधिक व्यक्ति देशी हो या विदेशी हो, कोई भी जो संवैधानिक संस्थान, निगम, कंपनी, पंजीकृत समितियां, कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि विधिक अधिकारी भी हो, वो भी इसके अंतर्गत आता है। 15 में कहा गया है कि कुछ आधारों पर विभेद पर प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। इसमें केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर विभेद नहीं किया जाएगा। 15 में व्यवस्था की गई है कि केवल नागरिक धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति स्थान पर किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी दुकान, सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। पूर्णतः या भागतः यदि राज्य से पोषित कोई संस्थान है या साधारण जनता के लिए जो बनाए गए समर्पित कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट आदि के दायित्वों से अधीन नहीं होगा, निर्बंधन नहीं कर सकता। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों पर लागू होते हैं। 16वां दिया गया है कि राज्य लोक नियोजन में अवसर की समानता के इसके अनुसार धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा और राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन मुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अस्पृश्यता का अंत, इसमें अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्याख्या की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार से इसका आचरण निषिद्ध रहता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार होगा। उपाधियों का अंत, इसमें 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। यह निश्चित करता है कि राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान में सिवाय कोई और उपाधि धारण नहीं करेगा। निश्चित करता है कि कोई भी नागरिक विदेशी राज्य में अपनी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता और यदि कोई नागरिक विदेशी जो न भारत में लाभ के पद को धारण करता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कोई लाभ का पद लेगा, उपाधि लेगा या उपहार लेगा। विदेशी नागरिक जो कि भारत में लाभ के पद पर कार्यरत हैं वो विदेशी राज्य उपाधि ले सकते हैं।